हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मान्या एकेडमी। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक छोटी सी पोम, जो छोटी तो है मगर बहुत काम की है। तो इसको पढ़ने से पहले हम इसके राइटर के बारे में और इस पोम के बारे में छोटी छोटी बातें जान लेते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाली हैं। तो अगर हम इसके राइटर के बारे में बात करें तो ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक अमेरिकन पोइट हैं, जो कि इन्होंने अपनी कविता में रियलिस्टिक डिपिक्शन किया है रूरल लाइफ का, और कोलोक्वियल लैंग्वेज में किया है। कोलोक्वियल का मतलब होता है कि आम बोलचाल की भाषा में। जब आप ये पोम पढ़ेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। और अगर इनकी पॉपुलैरिटी की बात करें तो इनको 4 बार पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला है। तो चलिए जान लेते हैं किन किन पोएम कलेक्शन के लिए मिला है इन्हें पुलिट्ज़र प्राइज़। तो पहला मिला है इन्हें न्यू हैम्पशायर के लिए, जिसका फुल टाइटल है न्यू हैम्पशायर अ पोम विद नोट्स एंड ग्रेस नोट्स, जो कि मिला है इन्हें 1924 में। और 1931 में इन्हें पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला था कलेक्टेड पोम्स के लिए। ये भी कलेक्शन है पोइट्री का और ये नाम है कलेक्टेड पोम्स। और तीसरा मिला है इन्हें फर्दर रेंज के लिए 1937 में। और लास्ट यानी कि फोर्थ इन्हें मिला है विटनेस ट्री के लिए 1943 में। तो चलिए अब जान लेते हैं इस पोम के बारे में, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। पर इसका नाम स्टार्टिंग से ही डस्ट ऑफ स्नो नहीं था। जब इसको फर्स्ट टाइम 1920 में पब्लिश कराया गया लंदन मर्करी मैगज़ीन में, तब इसका नाम था फेवर। और जब सेकेंड टाइम 1921 में येल रिव्यू में इसे पब्लिश कराया गया तो इसका नाम था स्नो डस्ट। और इसका नाम थर्ड टाइम जब इसको पब्लिश कराया 1923 में, तब जाके इसका नाम डस्ट ऑफ स्नो पड़ा। और वो भी पोइट्री कलेक्शन न्यू हैम्पशायर, जो कि फर्स्ट कलेक्शन मैंने आपको बताया था ना, जिसके लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 1924 में पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला है, उसके अंदर इसे इंक्लूड किया गया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं पोम को पढ़ना। पर उससे पहले पोम के बैकग्राउंड के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर पोइट कहता है कि हम लोग हैं ना, जो आर्केटाइप मिथ को फॉलो करते रहते हैं ब्लाइंडली, बिना किसी क्वेश्चन के। अभी आर्केटाइप मिथ क्या है? वो बातें जो हमारे एंसेस्टर से चली आ रही हैं, हम उसे बिना क्वेश्चन करे फॉलो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो बिल्ली है रास्ता काट ले तो फिर आप कहते हैं कि बस सब तो जो है हमारा दिन खराब चला जाएगा। या फिर रास्ते में अगर आपको वर्मिलियन और कुछ रेड चुन्नी मिल जाए, दुपट्टा मिल जाए और उसमें कुछ बैंगल्स मिल जाएं टूटी फूटी, तो वहाँ से निकलना तो भैया मुश्किल हो जाता है। आप वहाँ से जाने का साहस भी नहीं कर पाते हैं। और या फिर ऐसा होता है कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा गया है कि घर के आगे जो है वो पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए। पर जब हमें ज़रूरत होती है यानी पूजा में, तो हम पीपल का पेड़ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे ही ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के यहाँ पर भी, ये तो अमेरिका का पोइट है ना, तो यहाँ पर भी कुछ बिलीव्स हैं, जैसे कि हेमलॉक ट्री जो कि डेथ का सिंबल है, और क्रो है जो कि एनिमल्स में सबसे जो वर्स्ट एनिमल माना जाता है वो यहाँ पर है। तो उसका सिंबल के ज़रिए ये बताना चाह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हर समय जो नेगेटिव दिखता है वो नेगेटिविटी ही लेकर आए, उसमें पॉजिटिविटी भी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस पोम में क्या होता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो मूड है ना, वो किसी न किसी वजह से ख़राब हो रखा है और वो वुडी एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे हेमलॉक ट्री लगे हुए हैं। तो एक हेमलॉक ट्री के पास जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक कौवा बैठा हुआ है, क्रो, और उसकी मूवमेंट से जो उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है पेड़ के ऊपर, वो उनके सिर पर गिर जाती है। तो अब हम पोम में देखेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन दोनों नेगेटिव चीज़ों में कैसी पॉजिटिविटी ढूंढ ली है और वो क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे रीड करना। तो फर्स्ट लाइन है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पर अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो क्रो और स्नो मैच कर रहा है ना, तो यहाँ पर इन दोनों को ए इनका नाम रख देंगे, और डाउन टू मी एंड ट्री ये मैच कर रहा है तो बी हो जाएगा इनका। तो ए बी ये राइम स्कीम यहाँ पर हो जाएगी। तो अब पोइट कहता है कि द वे अ क्रो, कि जिस तरह से क्रो ने शुक डाउन ऑन मी, शुक मतलब हिलाना, शुक करना, शुक किया है मेरे ऊपर, क्या चीज़ किया है? द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के जो पार्टिकल्स हैं उसे, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री
हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस ट्री होता है जो कि एक डेथ का सिंबल माना जाता है। तो इसे उस पर से जो है बर्फ़ के पार्टिकल्स क्रो ने शुक कर दिया है, झाड़ दिया है मेरे ऊपर। तो ये इस स्टैंजा में कहा गया है और अगली बात हम अगले स्टैंजा में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सेकंड लाइन है, शुक डाउन ऑन मी। यहाँ पर देखते हैं कि तीनों वर्ड में शुक, डाउन और ऑन में जो है ओ का यूज़ हो रहा है, यानी यहाँ पर एसोनेंस है। तो ये एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस का मतलब आपने एलिट्रेशन किया होगा ना, कि जब एक ही जैसे साउंड बार बार आती है नियर बाय वर्ड्स में, मतलब अभी आई फिर दूसरे वर्ड में आई या एक वर्ड छोड़ कर आई, तो इसे हम एलिट्रेशन कहते थे। अब वो साउंड में यदि वॉवल साउंड आया तो ये एसोनेंस हो जाएगा, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आया तो कॉन्सोनेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर एसोनेंस है क्योंकि जो ओ की जो साउंड है वो बार बार आ रही है, ठीक है। और दूसरा है हमारा फिगर ऑफ स्पीच एंजैममेंट। एंजैममेंट में जो बी है वो साइलेंट रहेगा। और ये एंजैममेंट क्या होता है? एंजैममेंट का मतलब होता है कि जब एक सेंटेंस शुरू होता है स्टैंजा में और चलता ही जाता है बिना किसी पंचुएशन मार्क के। आप देख सकते हैं यहाँ पर है वो शुरू हो रही है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। और शुरू से आखिर तक आप देख रहे हैं कहीं पर भी कोई पंचुएशन मार्क नहीं आया है, कोई फुल स्टॉप नहीं आया है, लगातार चलती जा रही है। तो यहाँ पर एंजैममेंट का प्रयोग हुआ है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो डस्ट ऑफ स्नो है, तीसरी लाइन में डस्ट ऑफ स्नो है, यहाँ पर मेटाफर का यूज़ हुआ है। अब मेटाफर कैसे यूज़ हुआ है? जो स्नो है ना, स्नो के पार्टिकल्स हैं, स्नो फ्लैक्स हैं, उन्हें डस्ट बताया गया है। अब इसकी जो कंपैरिजन है ना, मेटाफर क्या होता है कि जब दो अलग चीज़ों में कंपैरिजन दिखाई जाती है बिना यूज़ किए एज और लाइक का, तो वहाँ पर होता है मेटाफर। तो यहाँ पर स्नो फ्लैक्स को डस्ट बताया गया है, तो यहाँ पर मेटाफर होगा। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इमेजरी का प्रयोग हुआ है। अब इमेजरी का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई पोम पढ़ते हैं या कुछ भी लाइन पढ़ते हैं तो आपके सामने एक इमेजरी क्रिएट हो, विजुअल डिस्क्रिप्शन जो है ना आपके आँखों के सामने आ जाए, तो इसका मतलब यहाँ पर इमेजरी है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कंट्रास्ट भी यूज़ किया गया है। कंट्रास्ट कैसे है? आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रो का यूज़ किया है और स्नो का यूज़ किया है। अब जो क्रो है वो किसका सिंबल है? वो सिंबल है डार्कनेस का, डूम का। और जो स्नो है यहाँ पर जो है लाइट का सिंबल है, प्योरिटी का सिंबल है। और लास्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पर सिंबलिज्म का प्रयोग किया है। अब सिंबलिज्म क्या है? यहाँ पर हम देखते हैं कि हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल किया है और क्रो का इस्तेमाल किया है। अब हेमलॉक जो ट्री है वो डेथ का सिंबल है। अगर आपको थोड़ी सी और नॉलेज में बताऊं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एक फ़िलासफ़र हुए हैं, पोइट हुए हैं सोक्रेट्स, उनकी जो डेथ है वो भी हुई थी हेमलॉक ट्री के पॉइजन से, तो इसे डेथ का सिंबल माना जाने लगा है। जो क्रो है यहाँ पर इनऑस्पिशियस है और नेगेटिविटी का सिंबल है, विच कैन वर्सन अ पर्सनस मूड, जो कि और ख़राब कर दे पर्सन के मूड को। तो यहाँ पर सिंबल का इस्तेमाल भी किया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो स्टैंजा है वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पोइट ने लिखा है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, कि मेरे हार्ट को एक चेंज कर दिया है, मूड मेरा पूरा जो है चेंज कर दिया है। किसने? जो डस्ट ऑफ स्नो गिरी थी ना उसके सिर पर, क्रो ने गिराई थी हेमलॉक ट्री से, उसने। एंड सेव सम पार्ट, और कुछ पार्ट सेव कर दिया है, ऑफ अ डे आई हैड रूड, मेरे दिन का वो पार्ट जो मैंने बेकार की बातों में ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा मूड ख़राब था, और जो आने वाला दिन था उसका पार्ट जो है ना वो सेव कर दिया। किसने? ये जो डस्ट के पार्टिकल शुक किए हैं ना क्रो ने हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर, उसने। तो यहाँ पर जो पोइट है वो ये बताना चाह रहा है कि जो क्रो है वैसे तो वो सिंबल है डेथ का, और हेमलॉक ट्री जो सिंबल है वो पॉइजनस का, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हमेशा नेगेटिविटी ही लेकर आएंगे।
तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो राइम स्कीम है वो क्या है। इससे पहले वाले हमने स्टैंजा में देखा कि ए बी था, और यहाँ पर हार्ट इसको हम सी मान लेंगे, और मूड इसे हम डी मान लेंगे, और फिर से पार्ट आ गया तो फिर से सी, और रूट ये मूड से मैच कर रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी। तो इसका जो राइम स्कीम है वो रहेगा सी डी, और पूरे का जो राइम स्कीम था वो है ए बी सी डी। तो इस तरह से ये तो होगी राइम स्कीम। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ फिगर ऑफ स्पीच की, जो कि अगर हम देखें थर्ड लाइन में, एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड में और सम में एस की साउंड बार बार आ रही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एलिट्रेशन है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सिनेकिडकी का यूज़ किया है। तो ये सिनेकिडकी क्या होता है? ये सिनेकिडकी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम पार्ट का यूज़ करते हैं होल को दिखाने के लिए। अब ये एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि जो लेदर है वो रिचनेस का सिंबल है, और जो लोग लेदर पहनते हैं तो इसका मतलब ज़रूर वो रिच होंगे। अब लेदर पहनने का मतलब ये नहीं है कि वो चमड़ा निकाल के चमड़ा ओढ़ लेते हैं या फिर लेदर की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब लेदर का यहाँ पे प्रयोग है कि वो जो है या तो जैकेट पहनते हैं, पर्स है, शूज़ है, इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ऐसे यहाँ पर जो हार्ट है, हार्ट का प्रयोग उसने फुल बॉडी के लिए किया है। तो यहाँ पर जो हार्ट है ना, वहाँ पर सिनेकिडकी का इस्तेमाल किया गया है। तो गाइज़ ये तो थी आज की पोम, और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें एनकरेजमेंट मिलती है आगे की वीडियोस बनाने के लिए।